पुरानी है, व्यवस्था बनी आई है। मुझे लगता है कि जहां कहीं भी राहत दे सकते हैं देनी चाहिए। और अभी लास्ट बजट हमारी सरकार का आएगा, अगले महीने आएगा। उसमें मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग को, खासकर आम व्यक्ति को कुछ ना कुछ राहत देने की उम्मीद मुझे लगता है और मिलनी भी चाहिए। किसानों की जो बात है ना, तो भाजपा का भी आरोप है कि कर्जा माफी की घोषणा हुई थी, आप ही अध्यक्ष थे और कर्जा माफी नहीं हुई। कर्जा माफी जो प्रदेश के बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके हमने सारे कर्ज माफ किए हैं। लेकिन जो असहयोग मिलता है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, भारत सरकार के अधीन जो बैंक्स हैं, जिनका मुख्यालय मुंबई दिल्ली में है, वो बैंक अगर नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ माफ कर देते हैं, उनको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। किसान का जब लोन आता है तो उसमें हमारे पार्ट का जो हम देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक बात ही नहीं करें और केंद्र सरकार उनको हस्तक्षेप बिल्कुल ही ना करे, तो कैसे पार पड़ेगी। तो राजस्थान के जो कोऑपरेटिव बैंक थे, सोसाइटी के बैंक थे, वो लगभग सभी लोन माफ किए हैं और 25-26 लाख किसानों को इसका फायदा भी मिला है। और प्रदेश के अंदर सहकारी समिति को, गाँव को, जो ग्रामीण है, किसान है, उनको मजबूती देने के लिए सहकारिता के अंदर जो बैंक चल रहे हैं, इनमें लगभग सभी गाँवों में रोजाना नए फंड्स घोटाले और ये सब चीजें सामने आ रही है। जहाँ किसानों की मजबूती के लिए वही कुछ चंद लोगों को एक तो अभी मैं इस जिले के दौरे पर आया था, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये जमीन कुर्की करने वाला मामला भी उठ रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार और विधानसभा में जो हमने बिल पारित किया उसके बावजूद भी कुर्की का आदेश निकाल रहे हैं। वो बहुत गलत है, इलीगल है, उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि सोसाइटीज और कोऑपरेटिव का निर्माण इसलिए किया गया था कि वो किसानों को और समृद्ध बनाए। अगर कहीं कोई भी ऐसी स्पेसिफिक शिकायत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। और देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है सिर्फ घोषणा, बजट, विज्ञापन, इश्तिहार या अनाउंसमेंट्स नहीं होता। वो कारगर जमीन पर, धरातल पर उतरे और जो आम नागरिक है उसको सरलता से उन स्कीम्स का, उस प्रोग्राम्स का फायदा मिले। यही गुड गवर्नेंस है। सिर्फ एलोकेशन करना या बजट देना अपर्याप्त है। अलग होकर आप यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है? पहली बात तो आपका सवाल गलत है, ये कोई यात्रा नहीं है। 10 महीने चुनाव में बचे हैं, भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे गांठ बांध के तैयारी मैदान में उतर चुकी है। पूरी कांग्रेस संगठित है और कांग्रेस का जो अभियान शुरू होने वाला है 4 दिन के बाद, 26 जनवरी को, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, उसमें पूरी पार्टी मिलकर काम कर रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वो एआईसी की यात्रा थी। ये जो कार्यक्रम निकल रहा है ये हर राज्य में हो रहा है और हर राज्य की राजधानी में प्रियंका जी खुद आएंगी राजधानी में इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। बजट आगे जो पेश हो रहा है युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, अगर बजट में बड़ी घोषणाएं होती है, आपको सीएम बना दिया जाता है। देखिए, तो किस तरह से ये तो बड़ा काल्पनिक सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कि भविष्य में क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। अगर होगा तगर होगा। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में 6% बेरोजगारी है और राजस्थान में आपकी भी सरकार है, तो पीछे एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया और 23% बेरोजगारी। इस पर मुझे जो बोलना था मैंने कल बोल दिया और आज मैंने अपने भाषण में बोला है। मैं चिंतित हूँ नौजवानों के लिए और खासकर जो शिक्षित बेरोजगार है, क्योंकि उनकी पीड़ा ज्यादा है। उन्होंने पढ़ लिखकर मेहनत करी, अगर रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, सरकार ने नौकरियां अनाउंस की हैं, कुछ प्रक्रिया में चल रहे हैं और भी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। और पार्टी किसी सरकार की पार्टी हो, नौजवान तो राज्य और देश का ही है ना। हमारे इतनी बड़ी आबादी में लाखों करोड़ों बच्चे अगर शिक्षित हैं और बेरोजगार रहेंगे तो हम कैसे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ। चाहे पेपर लीक का हो, चाहे एग्जामिनेशन कैंसिल करने का हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार ना मिलने का हो, तो इस दिशा में हमको और मजबूती से काम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चिकित्सा के साथ में चिकित्सा की ढांचे की बात आती है, तो अन्य राज्यों की तुलना राजस्थान से की जाए तो क्लिनिक चिकित्सा में जो एक्ट है पीछे काफी सालों से पेंडिंग में है, राजस्थान में लागू नहीं ऐसा है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, पार्टी ने इसको अच्छी तरह प्रचारित भी किया है, अलग अलग योजनाएं बनी हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो जो कोरोना काल में हालात पैदा हुए थे उसमें नहीं समझता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्या हालत है, आप जरा आंख उठा के देख लीजिए, लाशें बही थी नदी के अंदर। तो ये कहना गलत है कि एक स्टेट का ये हालत दूसरे स्टेट का। राजस्थान के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर कोरोना काल के क्षेत्र में, सब ने मिलकर अच्छा काम किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद गुटबाजी कुछ कम हुई है प्रदेश कांग्रेस? कौन सी गुटबाजी? जैसे कि आप दोनों विधायक जो कांग्रेस का नहीं दिखे, तो जरूरी नहीं है भाई, ऐसा है, जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में हर वर्कर, हर नेता, हर प्रतिनिधि मौजूद हो। सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि सरकार दोबारा कैसे बने। 2023 के अंदर हम 3 में हारे, 13 में हारे, तो 23 में जीतना जरूरी है।
सर अभी आपने सांप्रदायिकता का जिक्र किया था, तो मैं अभी आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे वहाँ पर भादरा में क्या हुआ, मैंने क्या जिक्र किया था? सांप्रदायिकता का जिक्र मैंने किया बोला था। सांप्रदायिक नहीं, हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया था। हैं? वो वाला, तो उसके अंदर क्या हुआ, हमारे भादरा में कथित गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें एक्यूज के घर से 10 सैंपल लिए गए जो कि नेगेटिव आए, और जो प्राइवेट आदमी ने सैंपल दिया वो पॉजिटिव आया था। उसके बावजूद भी मतलब एक्यूज पर तो कार्रवाई हुई, 60 दिन तक 65 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद में जो सैंपल पॉजिटिव आया एक बंदे का, मेरे को इस प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, जो आप क्या कोई सकारात्मक कदम उठाओगे सर? भाई मेरे को इस प्रकरण की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन जहां पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी निष्पक्ष समय सीमा के तहत जांच हो और न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी जाति धर्म बिरादरी का हो, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है उसके अधीन कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान क्राइम के मामले पिछले कई सालों से क्या चले? कई सालों से राजस्थान क्राइम के मामले नंबर 1 पे चल रहे हैं, नंबर 2 पे चल रहे हैं। ये स्थिति सुधरने में कितना साल और लग सकता है? सरकार आपकी भी रही है 5 साल, सरकार है हमारी 5 साल, अभी भी 4 साल ही तो है, 1 साल और है, तो अगले 1 साल में हम प्रूव करेंगे, जो पहले नहीं कर पाए उसको और चिरंजीवी योजना और ओल्ड पेंशन सरकार ने जो किया है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना आपको, हम लोगों ने अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन अगर 11 महीने बाद सरकार हमको बनानी है तो हम लोगों को संगठन और सरकार में और समय में बनाना पड़ेगा और मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास जो मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ आपको, हम सरकार रिपीट नहीं करा पाए 3 में 13 में, 23 में कैसे रिपीट करें? ये देश सबका है और सबकी कलेक्टिव यही एक हमारी मंशा है कि हम सरकार दोबारा बनाए 23 के अंदर। आगामी वर्ष में यूथ कांग्रेस के चुनाव की ये घोषणा, उसको किस तरीके से तो चुनाव, संगठन के चुनाव, अभी खड़गे साहब का चुनाव हुआ है, उस टाइम चुनाव चल रहे थे गुजरात हिमाचल में, तो स्टेट के चुनाव अपने अलग है, संगठन के चुनाव अलग हैं, वो अलग प्रक्रिया चलती तो आप रहेगी। पेपर की बात कर रहे हैं, तो ये माफिया है कौन आपकी नजर में जो बार बार पेपर लीक? वो तो जांच के बाद पता पड़ेगा ना, जांच हो राजस्थान की राजनीति की परिपाटी रही है, हर 5 साल में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनती है। वहीं पिछले 5 साल में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता की तो बात करें तो कांग्रेस अपना संगठन तक, जिला अध्यक्ष तक नहीं कर पाई है। वहीं गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस में जो कई गुटों की बात आती है, तो दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी लगातार की गई है। भाई हमारे तो सुनो, पहली बात तो कांग्रेस में तो कोई गुट है नहीं। वो अलग बात है कि बीजेपी के अंदर 1 दर्जन या 1.5 दर्जन अलग अलग लोग अपनी दुकान चलाते हैं, हमारे सब मिलकर काम करते हैं। हमारे नेता खड़गे साहब अध्यक्ष हैं और सोनिया जी, राहुल जी, हम सबके नेता हैं पूरी पार्टी के, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुरू से कहता आया हूँ कि 5 साल जब हम लोग विपक्ष में थे, वो समय बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और यहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, 163 विधायक थे। उस समय जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उस कठिन समय में जिन्होंने सड़कों पर आकर पुलिस की लाठियां खाई, जेलों में गए, हड़ताल करी, धरने दिए, प्रदर्शन किया, घेराव किया और सरकार को कटघरे में खड़ा करा, एक इतनी बड़ी बहुमत की सरकार को चैलेंज जिन कार्यकर्ताओं ने किया था, मैं तो हमेशा से उनकी पैरवी करता आया हूँ। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कार्यकर्ता का रुझान किसी के तरफ भी हो सकता है, भाई मेरे को आप पसंद हो, आप कम पसंद हो, लेकिन वर्कर जो कांग्रेस पार्टी का रहा, उसको पुरस्कार अगर हम लोग करते हैं, उसमें सबका फायदा होता है। लेकिन वर्कर्स से ज्यादा अगर हम अधिकारी या कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्कर का मनोबल भी टूटता है। तो मेरा तो यह है कि अधिकारी अपना काम करें, सेवानिवृत्त हो जाएं, तो उनको रिटायर होना चाहिए। मेरी बात खत्म करनी है। तो मैं ये चाहता हूं और हमेशा मैं कहता आया हूं कि वर्कर्स को मान सम्मान मिले। हर वर्कर को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी पूछ हो, उसकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और वो भी अपने क्षेत्र में, समाज में, इलाके में उन समस्याओं का समाधान कराने लायक बन जाए, ये उसके लिए ताकत होती है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत बार अपनी बात जयपुर में रख चुका हूं और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जो अनुपात है रिटायर्ड ऑफिसर्स का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देने का और जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का, उसको अनुपात को बेहतर करने की जरूरत है। सर, उपेक्षित कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से उपेक्षा में रहा है, 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है, अब आप बात कर रहे हैं समन्वय और उनकी मेहनत की, ताकि वापस सरकार रिपीट हो सके, तो उन कार्यकर्ताओं को वापस किस तरह से आप शामिल करेंगे उसके साथ? मैंने कहा ना आपको, हर वर्कर को पोस्ट पद नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान, भागीदारी, प्रशासन में उनकी पूछ हो, उन लोगों को लगे कि हमारे कहने से जन कल्याण के काम करा सकते हैं। यही तो पॉलिटिकल वर्कर की डिमांड होती है और उनसे लगातार संपर्क करें, मिलते रहें। और हमेशा सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है
अब लोगों की उम्मीद बढ़ चुकी है, वर्कर्स की भी, जनता की भी। मुझे विश्वास है कि अगले 8-10 महीने में सब हम चुनौतियों का सामना ऐसा ही करेंगे, तो सरकार सर बनाएंगे। जयपुर में मामला उठा था बैठक के अंदर कि जहाँ पे ये कहा गया था जो निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में आए या बसपा से आए वो हमारी चलने नहीं दे रहे कांग्रेस के जो विधायक या कार्यकर्ता, ऐसा मामला वहां भी उठा था। कहीं ना कहीं ये बात तो आप मानते हैं आप कि गए थे उस मीटिंग में? नहीं, अखबार में ये मीडिया में ये सारी तो सारी विधायकों ने भी सरकार बताया निर्देशानुसार ये आप जो किसान सम्मेलन कर रहे हैं या आप अपने निर्णय से कर रहे हैं या राहुल गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं? ये जो सभाएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और 2023 में सारी परिपाटियों को तोड़कर दोबारा कांग्रेस सरकार कैसे बने उसको उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल है सर, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों और बेटी के बिहार में सबको साथ लेके काम करते हैं, सब मिलकर। गंगानगर और हनुमानगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है। आपने पहली बार किसानों की मन की बात कही, हर बार पानी, सिंचाई और बिजली के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। पहली बार कोई नेता ऐसा है जिसने ये कहा कि सरकारों को ये करने की आवश्यकता है कि ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कैसे इसकी किस तरीके से रूपरेखा? इस देश में 2023 चल रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ कम से कम 20 साल से घटनाक्रम बदलता नहीं है। सरकार ने बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो ये एक कदम पीछे हट के सोचना पड़ेगा कि इसका पूरा समाधान कैसे होगा। हम आज कहीं बैंडेड लगा दें, आज कुछ राहत दे दें, आज कुछ पानी छोड़ दें, आज मरम्मत करा दें, फिर चले 3 महीने बाद फिर रुमाल, तो इसका तो पूर्णकालीन कहीं ना कहीं समाधान ढूंढना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ के जो 2 जिलों के किसान हैं और ये इतनी मेहनत करते रहते हैं, अनाज पैदा करते हैं और फिर भी ले दे के समस्या 2-3 ही है। नहर की, पानी के सप्लाई की, जो गंदा पानी आ रहा है उसकी, सेम की और बिजली की। वो तो खैर हर बार होती है, लेकिन ये स्थायी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, खाद की सप्लाई, बीज की सप्लाई तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप ले सकते हो कैसे, लेकिन नहर और पानी कहाँ से लाएंगे? तो स्थायी समाधान ढूंढने पड़ेंगे। और अगर हम सोच व्यापक नहीं बनाएंगे, हम अगर अपना दृष्टिकोण इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम उसी में लगे रहेंगे कि बस मुझे ये नगर पालिका चुनाव जीतना है या इस व्यक्ति को अप्लाइज करना है या इसको ठेका देना है या इसकी मीटिंग करानी है, तो वो आंदोलन समाप्त कैसे हो, आंदोलन शुरू कैसे हो, इस फेरे से अगली पीढ़ी को मैं मुक्त कराना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा ना, मैं देख रहा हूँ 25-30 साल से वही क्रम, वही जज्बात, वही इशू हर बार आते हैं। तो अगली जो पीढ़ी है उसको तो इससे मुक्त करना चाहिए। इसके लिए सुनो, इसके लिए जो कुछ भी करना है, इसमें सब पार्टीबाजी छोड़ के सबको बैठना पड़ेगा। देश पे संसाधन है, देश के पास ताकत है, पैसा है, मटेरियल है, इंसान है और सबकी मंशा भी है। ऐसा कौन सा दल है जो बोलेगा समाधान नहीं करना चाहिए? कौन सा नेता बोलेगा मत करो? हमने अलग पार्टी बना रखी है, कोई यूनियन है, कोई दल है, कोई विपक्ष है, कोई पक्ष है, कोई कामरेड है, कोई जनता दल है, कोई कांग्रेस है। सब लोग एक तरफ छोड़ के राजस्थान और खासकर इस क्षेत्र के अंदर अगर हम एक ब्लूप्रिंट बनाए कि अगर हमें 5 साल में ये अचीव करना है, 10 साल में ये करना है, 15 साल में ये करना है, क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं हो सकता है? लोग चांद पे मकान बनाने की सोच रहे हैं और हम यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी विजन, अपनी सोच, अपना दिल बदलना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि ये जीवन सिर्फ 2-4-5 साल का नहीं है। हमारा हो सकता है लेकिन आने वाली पीढ़ी तो होगी, तो उनके लिए एक हमेशा का सोल्यूशन ढूंढ के जो सबको एक्सेप्टेबल हो और पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल नहीं है मुझे बताइए? अगर आपकी दृढ़ संकल्प है, दृढ़ शक्ति है, पैसा है, सबकी सहमति है, तो ऐसा कौन सा नहर, कौन सी नदी, कौन सा बांध, कौन सा पुल जो नहीं बन सकता है? तो ये तो बैठ के तक चक्कर क्या है, अगर हम लोग एस्पिरेशन नहीं बनेंगे, हमारी अगर उम्मीद और आकांक्षाएं सीमित रहेंगी, अगर हम उतना जो आप सोच नहीं सकते, आप वहां पहुंच नहीं सकते, तो सोच बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं यंग लोगों को बोलता हूं कि हम इस फेरे से निकलना चाहिए हम लोगों को, और मैं समझता हूं ये बहुत पॉसिबल है। इतने यहाँ के लोग मेहनती लोग हैं, सब कुछ यहाँ पर है, फिर भी समस्याएं हर 2-5 साल में रिपीट होती रहती है। कब तक चलेगा ये? तो मैं तो चाहता हूं, मैं उन व्यक्तियों में से हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, कमिटमेंट कुछ भी करने को तैयार हूं अगर इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और पहल कोई करेगा तभी होगा ना। हम सब बोलते हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन कोई अगर जिसके हाथ में कलम हो वो बैठ के संकल्प लेके मुझे तुमसे बात करनी है, सोल्यूशन निकलेगा। हर चीज का समाधान निकल सकता है, हर समस्या को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम नौजवानों के अंदर वो सोच ही नहीं पैदा करेंगे, हम भी अपने बच्चे को तो वो सिखाएंगे कि झंडा पकड़ो, यहाँ बैठना मई के जून में, यहाँ बैठना अक्टूबर में, यहाँ धरना करना, यहाँ पानी खुलवाना है, ये बिजाई में करना है, ये पकाई में करना है, तो वो क्रम खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को प्रेरित करें, सोच को, अपने मन को
बड़ा बनाकर इस समस्या का समाधान ढूंढे हमेशा के लिए। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुनो, इस जिले के मैंने मंच पे भी कहा था, हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे कहीं एक अंदरूनी लगाव है और उसका कारण मुझे पता नहीं। यहाँ के लोगों से, यहाँ के खाने पीने से, यहाँ के कल्चर से, और यहाँ मैं हमेशा ढूंढता हूँ बहाने मैं कैसे दोबारा यहाँ पे आ सकूं। जाना झुंझुनू, लेकिन जब भी मैं आया हूँ, चाहे मैं सत्ता में हूँ, विपक्ष में हूँ, पद पे हूँ, ना हूँ, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सभी संस्थाओं ने, यहाँ के पत्रकारों ने बहुत स्नेह और प्रेम दिया है। तो यहाँ पे लगाव मेरा रहा है। इसलिए जो आज मैंने बातें बोली हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातें नहीं थी, लेकिन मेरे मन में था कि यहाँ पर हम इस बड़े मुश्किल चट्टान को अगर हिलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम जाती करें अपने साथ। मौका हमको मिला है और टाइम बहुत जल्दी निकलता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बातों पर लोग सोचेंगे। अगर आप लोग इस बात को दिखाओगे, छापोगे, हम समाधान ढूंढेंगे। और रही बात राजनीति की, तो 10 महीने हैं, कमर बांध रखी है। आपने सुना, देखा, हम सब नेता बैठे हैं, तैयारी करी है, और हम कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, पक्षपात नहीं है, लेकिन हाँ, न्याय के लिए, नौजवानों के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए मैं बेबाकी से पहले भी बोलता आया हूं, आज भी बोल रहा हूं और हमेशा बोलता हूं।